इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं श्री रामचंद्र जी अग्रवाल, जिन्होंने की वी टू रिटेल करके रिटेल चेन का आई वुड से ही इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और आज वी2रिटेल के 97 से ज्यादा स्टोर्स हैं, 81 सिटीज से ज्यादा सिटीज में इनकी प्रेजेंस है एंड 650 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू, 3,500 से ज्यादा एम्प्लॉइज। आपने सुना होगा विशाल मेगा मार्ट के बारे में। विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर रहे हैं। 2012 में विशाल मेगा मार्ट को रामचंद्र जी ने सेल ऑफ किया। आज विशाल मेगा मार्ट आई थिंक और भी बड़ी कंपनी है। सो एक बहुत बड़ी शख्सियत है अपने आप में बिजनेस जगत की। और बिजनेस में जीरो से स्टार्ट करके किसी कंपनी को 2000 करोड़ के रेवेन्यू तक ले जाना, उसके बाद किसी कारण से उस कंपनी को बहुत ही कम में सेल ऑफ कर देना, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे आई थिंक 2008 के रिसेशन के कारण। एंड उसी कंपनी को फिर कहीं ना कहीं हाथ से खोना पड़ा, क्योंकि लोन्स बढ़ गए थे कंपनी में, बहुत सारे चैलेंजेस हो गए थे। एंड उसके बाद वापस से एक बार कॉन्फिडेंस के साथ जीरो से शुरुआत करना और फिर से अपना खुद का एक जबरदस्त ब्रांड वी2रिटेल के नाम से क्रिएट करना। आई थिंक दोस्तों, ये स्टोरी और ये इंटरव्यू आप में से हर एक आदमी को बहुत कुछ सिखाएगा। आइए मेरे साथ सभी लोग स्वागत करते हैं मिलके रामचंद्र जी अग्रवाल का। रामचंद्र जी नमस्कार एंड स्वागत है आपका सर बीएसआर के थिंक रिच शो में। एंड बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी है और आज आपके मुंह से हम लोग सुनना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में, ताकि हम भी सीख सकें आपसे कि कैसे आपने एक कंपनी को बहुत बड़ा बनाया और उसके बाद दूसरी कंपनी जीरो से स्टार्ट करके फिर से एक नए लेवल पे लेके गए। सर हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाउ आर यू डूइंग सर? बहुत अच्छे। मैं अपने बारे में बताने के पहले मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है कि आज की दुनिया में भी कुछ लोग अच्छे लोगों को सुनना चाहते हैं। तो मैं यहाँ जो देख रहा हूँ शायद 745 लोग क्या लाइव जुड़े हुए हैं अपने इस डिस्कशन को सुनने के लिए। जी सर, जी एब्सोल्युटली। और और सर ये YouTube चैनल पे भी जाएगा जहां हजारों लोग इसे सुनेंगे। सो ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपके साथ एक रिकॉर्डिंग है, हमारी इंटरनल कम्युनिटी के लोग अभी जुड़े हुए हैं और बाद में मेरे YouTube चैनल पे ये पूरा का पूरा डिस्कशन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये लोग जो अभी लाइव जुड़े हुए हैं, ये क्या इंडिया के अलग अलग कोने से है या जरा इनका प्रोफाइल बता पाएंगे आप? कैसे लोग हैं ये? सभी लोग स्टूडेंट्स हैं? इनमें से मिक्स्ड क्राउड है सर। ये सभी लोग वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 3 5 सालों में मेरे कोई ना कोई कोर्सेज को अटेंड किया है, मेरे किसी न किसी वेबिनार में जुड़ते रहते हैं। इनमें से 30% आप कह सकते हैं बिजनेसमैन है, 30% स्टूडेंट्स हैं एंड 40% वर्क प्रोफाइल आई मीन प्रोफेशनल्स है, जो कि आपकी तरह बिजनेस में बड़ा बनने का सपना देख रहे हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे स्टार्ट करना है बताएं जरा, कैसे? बस सर सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि रामचंद्र जी अग्रवाल की जिंदगी में इतने सारे चैलेंजेस आए, जैसे सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक आपका बचपन से ही था कि आपको एक पैर में पोलियो था। तो उस चैलेंज से आप कैसे उस चैलेंज के बावजूद आप इतना बड़ा कैसे सोच लेते हैं, और उस चैलेंज के बावजूद भी आपने कभी कभी उसकी तरफ कभी सोचा ही नहीं कि आपको पोलियो है या इस तरह की तकलीफ है? आपने तो हमेशा जिंदगी के ब्राइटर साइड को देखा। आज लाइफ में हजारों लोग हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं। और आपकी लाइफ में भगवान ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चैलेंज दे दिया था शुरुआत में, और आपने उसके बावजूद इतना बड़ा किया। तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट चैलेंज रामचंद्र जी? कैसे वो चैलेंज को आप देखते हैं? मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा अपने बारे में, शॉर्ट में पहले कुछ बताता हूँ। मेरा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कलकत्ता में हुआ 1965 में। और 4 या 5 साल की उम्र में मेरे को पोलियो हो गया था। तो उस समय पोलियो का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था, तो डॉक्टर ने शायद समझ में नहीं आया कि क्या बीमारी है, तो उन्होंने मेनिंजाइटिस बोल के एक बीमारी चल रही थी, मेरे ब्रदर को भी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि इनको टीवी मेनिंजाइटिस है और उन्होंने गलत इलाज कर दिया, जिसके कारण फिर पोलियो में एक पांव मेरा खराब रह गया। तो वहां से पोलियो हो गया 4-5 साल में। फिर स्कूलिंग की मैंने कलकत्ता में, और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से एजुकेशन किया, वहां पर ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मैंने नौकरी चालू की 300 रुपए महीने की एक। तो मैं सवेरे 6 से 10 पहले कॉलेज जाता था, और उसके बाद फिर एक रोलिंग शटर कंपनी थी रानी सती मेटल इंडस्ट्री, उसमें फिर मैंने 300 रुपए महीने की नौकरी चालू की। और फिर शुरू से ही एक ही सपना था कि मेरे को याद है, मैं 17 साल की उम्र से ही डायरी लिखता हूँ
तो उसी समय से लिखा हुआ है कि मेरे को कोई एक डिफरेंस पैदा करना है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, माने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें एक डिफरेंस पैदा करना है, उसको एक नॉच भी अगर मैं ऊपर कर सकूं तो मेरा जीवन का पूरा मैंने मकसद एक ही था कि भैया मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने का। और उसी समय से मैं सोचा सबसे पहले यही अपना पूरा जीवन इसी में लगाना है। लेकिन फिर देखा कि ये नौकरी करने से मेरा सपना पूरा नहीं होगा, तो मैंने फिर 1986 में एक छोटी सी दुकान की, और वो 50 स्क्वायर फीट की दुकान थी। वो जो जिसकी दुकान थी वो भाड़े में देना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं बोला कि मेरे को लेना है, मेरे को मैंने अपने सपने बताए, तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए मेरी बात से। और फिर उन्होंने 9 नंबर लाल बाजार स्ट्रीट में एक छोटी सी 50 स्क्वायर फीट की मैंने दुकान मेरे को दी उन्होंने। अच्छा। तो फिर मैंने वहां से दुकान चालू की, और दुकान का साथ साथ में समझ लीजिए शुरू में मैंने 2-3-4 बिजनेस किए वहां दुकान में, लेकिन दोनों तीनों चारों चल नहीं पाए। एक बार शुरू में सबसे पहले मैं वहां पे थम्स अप बेचने का चेष्टा किया, घर से अपना रेफ्रिजरेटर ले जाके वहां थम्स अप उसके अंदर रख के, क्योंकि पैसे नहीं थे, तो लेकिन थम्स अप वाले मामला चला नहीं आगे। तो फिर मैंने वहां पे अगल बगल में ऑफिस एरिया था, तो जीरोक्स की मशीन लगाई, और जीरोक्स की मशीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की। तो फिर उसके बाद उस समय मैंने पहले फैब्रिक का काम चालू किया वहां दुकान में, तो फैब्रिक भी बहुत अच्छा नहीं चला। तो फिर उस समय लोग धीरे धीरे फैब्रिक से रेडीमेड की तरफ झुक रहे थे। तो रामचंद्र जी यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा सर। यस। इस समय जब आपने ये पहला धंधा शुरू किया, रेफ्रिजरेटर लगाया, फिर जेरोक्स मशीन लगाई, उस समय आपके परिवार वालों ने आपको नहीं कहा अरे भाई तू क्या कर रहा है, ये क्या छोटे छोटे धंधे कर रहा है, तेरे को समझ में आना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल है, तू नौकरी क्यों नहीं पकड़ लेता, एक सरकारी नौकरी क्यों नहीं पकड़ लेता, ऐसा नहीं कहा सर? नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये छोटा धंधा, हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास के थे। मेरे को एकदम याद है कि घर खर्चा भी अच्छे से नहीं चलता था। तो ये छोटा धंधा, मैंने ये धंधा करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और ये बात जरूर थी कि भाई माँ बाप को हर समय चिंता रहती थी कि भैया ये क्या मैंने कर रहा है और चलेगा नहीं चलेगा, जो कि हर पेरेंट्स का रहता है जी। लेकिन मॉरली वो लोग साथ थे कि भैया हाँ ठीक है, अगर मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो मॉरली साथ थे, और जैसे तैसे 2-5 हजार रुपया जुगाड़ करके मम्मी से लेके, मेरे को याद है बिल्डिंग में एक पड़ोसी था, उससे 5 हजार रुपया लिया, तो ऐसे करके और वो बिजनेस चालू किया। फिर जब रेडीमेड का चालू किया तो मेहनत से, और उस समय रेडीमेड का ट्रेंड भी चालू हुआ था शुरू में इंडिया में, तो फिर वो बहुत अच्छी चलने लगी। मैंने वो कलकत्ता की वन ऑफ द इतनी छोटी दुकान, और उस समय आपको क्या बताऊं, मेरी सेल वहां पे 1 करोड़ रुपया साल की आने लग गई। क्या बात है? 50-100 स्क्वायर फीट की दुकान में दिन भर भीड़ रहने लग गई। मैंने, क्योंकि मैं हर समय ये विश्वास करता था कि भैया वैल्यू अगर कैटर करेंगे कस्टमर को सही दाम में सही क्वालिटी, तो मेरे ख्याल से अपने आप कस्टमर आएंगे। और मेरे को याद है मेरा छोटा सा मैंने स्कूटर ले लिया था, दोनों तरफ चक्के थे, जाके खुद पार्टी से कैश में माल दे के, और मैं खुद बोरे में डाल के स्कूटर में रख के और लेके आके बेचता था। जी जी। तो वो अमेजिंग एक एक्सपीरियंस था। लेकिन हर समय सपना केवल एक ही था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ इनहेंस कर सकूं मैं अपने एफर्ट से। हाँ। तो दिमाग में हर समय वही था। सो रामचंद्र जी, यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। देखिए, कई लोग होते हैं जो छोटा बिजनेस शुरू करते हैं और उस समय उनको कई बार डिस्करेजमेंट मिलता है, कभी पड़ोसियों से, कभी रिश्तेदारों से, कभी दोस्तों से, कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। कहीं ना कहीं डिस्करेज करने वाले लोग इनफ होते हैं जिंदगी में। वो आपको भी क्या शुरुआत में ऐसे कुछ लोग मिले जिन्होंने आपको डिस्करेज किया हो? और जब डिस्करेज करते थे कोई लोग या आपको आपके ऊपर उंगली उठाते थे, उस समय आप कैसा सोचते होंगे? क्योंकि देखिए सर, ये जो थिंक रिच शो है ना, इसमें मैं सिर्फ लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि एक अमीर आदमी, एक पर्सन जो बहुत बड़ा बनता है, उसके माइंड में क्या चलता है, बचपन से क्या चलता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कि हम आपके माइंड सेट को समझ सके, क्योंकि आई थिंक दुनिया में सारी विद्या एक तरफ, लेकिन माइंड सेट एक तरफ, और जिसके पास माइंड सेट है वो विद्या कहीं ना कहीं से अर्जित कर ही लेता है। सो इसी उद्देश्य से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब डिस्करेज करने वाले लोग आपको मिले, तब आपको माइंड में क्या आता था और उन डिस्करेजमेंट से आपने कैसे डील किया? इसमें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आप इतिहास में सक्सेसफुल लोगों का अगर लिस्ट निकालेंगे तो एक अलग सोच रखने वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि हम लोग नीचे से पानी लेके आते थे बिल्डिंग में, और मेरे परिवार के करीब 20 लोग थे, और बिल्डिंग में करीब 100 लोग थे। सब ने बोला
कि ये काम हो नहीं सकता है। जैसे आपने स्वदेश पिक्चर या कोई एक पिक्चर थी जिसमें वो गांव में पानी लेके आता है, हाँ, तो आप समझ लीजिए उस टाइप का पूरा माहौल था और सब ने बोला था कि नीचे आपको ये गुंडे मारेंगे, ये जमीन नहीं देगा और ये पैसे कहाँ से आएंगे, हाँ, मशीन कहाँ से आएगी, पाइपलाइन कैसे बिछाई जाएगी। लेकिन मैं एक अलग सोच का आदमी था कि मेरे को ये करना ही है और मेरे को याद है मैंने पूरा ट्राई किया और वो पानी ऊपर आने लग गया। ऊपर मैंने टंकी लगा दी, मोटर लगा दी और सबके घरों में पानी आने लग गया। तो वो एक इतना मेरा विश्वास बढ़ गया कि आप अलग सोचोगे, भले ही 100 आदमी आपको बोले कि भैया नहीं, आपको अगर कन्विक्शन है कि यस आई कैन डू इट, तो दैट इज पॉसिबल। और ये बातें बिजनेस में भी हुई कि भैया लोगों ने बोला कि भैया तू इतने बड़े बड़े एग्जीबिशन मत लगा, या ये लॉट का माल मत खरीद, या तेरा माल बिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप कन्विंस्ड है और आपका कन्विक्शन मजबूत है, तो आप एलन मस्क को ले लीजिए या जो इस तरह के लोग होते हैं, वो कितनी बार गिरते हैं लेकिन गिर के वापस उठ जाते हैं, क्योंकि उनका कन्विक्शन रहता है कि यस आई विल डू इट। और जो नया नया काम करेगा, चेष्टा करेगा, वही गिरेगा और वही वापस दौड़ेगा। तो रामचंद्र सर, आपको कैसे अंदर से फील आया कि मुझे रिटेल इंडस्ट्री में ही जाना चाहिए या किसी और में नहीं? ये क्या कलकत्ता की वो छोटी सी दुकान जब चल गई उसके कारण ये कन्विक्शन आया, या आप किसी को ऑलरेडी फॉलो करते थे कि ऐसा रोल मॉडल है मेरा जिंदगी में जिसको मैं फॉलो करता हूँ? समथिंग। देखिए, शुरू में तो ये रोजी रोटी की लड़ाई थी कि रोजी रोटी कैसे हो। हाँ, तो मैं उस समय गोकुल दास एक्सपोर्ट का वहां कलकत्ता में एग्जीबिशन लगता था। वो लोग सेल लगाते थे, वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, उनका सरप्लस का जो माल था उनको वो लोग सेल में बेच देते थे। तो उससे मेरे को एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला कि भैया ये लाइन लगा के माल बेच रहा है एक्सपोर्ट का, अगर मैं इससे बढ़िया माल और इससे कम रेट में बेचूंगा तो मेरा भी बहुत अच्छा बिकेगा। तो वहां से इंस्पायर्ड होके मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों का स्टॉक लॉट खरीदना चालू किया और फिर उसमें एग्जीबिशन लगाना चालू किया। वो सुपर डुपर हिट हो गया। मेरे को याद है मैं अच्छी अच्छी कंपनियों का लॉट लेके और फिर उसको एग्जीबिशन लगा लगा के बेचने लग गया। तो वो एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि हाँ, ये ऐसे एग्जीबिशन लगा के अपने माल बेच सकते जी। तो छोटी दुकान के बाद मैंने एग्जीबिशन लगाना चालू कर दिया। करेक्ट। तो रामचंद्र सर, जैसे शुरू में जब दुकान छोटी होती है तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, मतलब आप खुद दौड़ते हैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, शटर भी दुकान का उठाना होता है, झाड़ू भी निकालना होता है। लेकिन जब फिर कंपनी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो कई सारी चीजें हमें लोगों के ऊपर छोड़नी पड़ती है। और लोगों के ऊपर आपकी भी टीम बढ़ी होगी, 50 लोग आए होंगे, 100 लोग आए होंगे शुरू के। तो जब लोगों के ऊपर टीम बढ़ी तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए और उनको आपने कैसे फेस किया सर? देखिए, लोगों के बारे में ये बात है कि सबसे बड़ा बात है कि कोई भी बिजनेस में अगर आपके पास टीम बिल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो टीम तो सबसे पहले चाहिए ही। अब टीम को हैंडल करने के लिए मेरे को याद है कि आपको टीम को खुश रखना पड़ेगा, मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। और वो मोटिवेशन एक तो पैसा है और एक उनके पीठ पे हाथ थपथपाना है। मैं मानूंगा अगर आप पीपल की बात करते हो तो पीपल में 3-4 बातें हैं। पहली बात कि आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि किस तरह के लोगों की टीम आपको चाहिए। करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, उनको ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी देनी पड़ेगी कि भैया वो ट्रेंड हो, उनसे आप क्या काम एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनको पर्टिकुलर एक काम में अलाइन करो कि भैया तेरा काम ये है और उस काम के लिए उसको ट्रेनिंग दो और उसको टारगेट दो और उस पर एक अच्छा इंसेंटिव दो और फिर उसका रिव्यू करो कि भैया वो काम कर पाया कि नहीं। और थोड़ा सा इम्पैथी रखो अपनी टीम के प्रति कि भैया कोई मेरे को याद है, मैं इसमें इम्पैथी के बारे में बताऊंगा कि मैं अपने घर में एसी नहीं लगाया। मेरी वाइफ बोलती थी कि भैया अब आपने पैसे कमा लिए तो अब एसी लगा लो। मैं बोला पहले मेरे 4-6 जो डायरेक्ट रिपोर्टी है, जब तक उनके घर में एसी नहीं लगेगा मैं अपने घर में एसी नहीं लगाऊंगा। तो ये इम्पैथी रखना और उनको मोटिवेट करना और उनको 2 पैसे एक्स्ट्रा देना और उनको ट्रेनिंग सही देना और उनको सही काम अलाइन करना, ये सबसे ज्यादा कोई भी टीम बिल्डिंग का, अगर मेरे ख्याल से बिजनेस इज ऑल अबाउट टीम बिल्डिंग। वेरी ट्रू। तो ये 4-5 पॉइंट टीम बिल्डिंग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज भी रिलेवेंट है, चाहे वो 1 करोड़ का बिजनेस हो, चाहे वो 1 लाख करोड़ का बिजनेस हो। विदाउट टीम बिल्डिंग यू कैन नॉट डू बिजनेस। ग्रेट रामचंद्र सर। दोस्तों देखिए, एम्पैथी सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी मतलब जैसा आपको लगता है, जैसी आपको जिंदगी चाहिए वैसी जिंदगी आपकी टीम को चाहिए, और आपकी टीम की जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं राइट रिसोर्सेज, राइट तरह की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी हो। रामचंद्र जी ने ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया।
सर रामचंद्र सर, मैं आपसे सारे सवाल वो वाले पूछूंगा जो कि हमारे जो 1400 लोग इस समय कनेक्टेड हैं और 14-15 हजार लोग या 14 लाख लोग जो बाद में इस इंटरव्यू को देखेंगे, उन सब में से कई लोगों को बिजनेसमैन बनना है। तो मैं आपसे पहला पूछूंगा सर, अगर मुझे रिटेल इंडस्ट्री में आज शुरुआत करनी है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, Amazon.com है, फ्लिपकार्ट है, आज मैनतारा है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं और आज धीरे धीरे सभी का रुचि बढ़ रहा है कि ऑनलाइन रात को 12 बजे भी ऑर्डर कर देते हैं, फिर अगर वो पसंद नहीं आया तो घर से वो वापस भी ले जाता है, तो एक कन्वीनियंस है। तो ये ऑनलाइन से रिटेल इंडस्ट्री को क्या क्या थ्रेट्स हैं सर, और इससे कैसे बचा जाए? देखिए, अगर ऑनलाइन बिजनेस या रिटेल बिजनेस आपको किसी को भी करना है तो इसमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आपका सबसे बड़ा जो आप माल बेचते हो उसमें दो तरह का कॉस्ट है। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो आप माल बेचना चाहते हो वो आपको मिनिमम प्राइस में या तो बनाना पड़ेगा या सोर्स करना पड़ेगा। वो दो ही तरीके से हो सकता है कि आप पेमेंट सही टाइम पे करो, कैश पेमेंट करो, बल्क में माल खरीदो, और दूसरा बात है कि सही माल खरीदो जो कि कस्टमर के लिए एक्सेप्टेंस ज्यादा रहे। ये सही असॉर्टमेंट होना और सही क्वालिटी का प्रोडक्ट और सही रेट में खरीदना, ये तीन बातें। और उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ रिटेलिंग है। वो कॉस्ट ऑफ रिटेलिंग मेरे ख्याल से ऑनलाइन में अभी सबसे कम है कॉस्ट ऑफ रिटेलिंग, क्योंकि आपका कोई दुकान नहीं है, कोई मैन पावर कॉस्ट नहीं है, आपका केवल लॉजिस्टिक कॉस्ट है। और आप एक गोडाउन, जो कि दुकान का अगर 100 रुपए स्क्वायर फीट का भाड़ा है तो गोडाउन का भाड़ा 12 रुपए 15 रुपए स्क्वायर फीट का है, वहां आप माल रख के ऑनलाइन बेच सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ रिटेलिंग अगर समझ लिए एमआरपी का 20-25% रिटेल में आता है, तो वो अगर आपका अगर कस्टमर रिटर्न वगैरह कंट्रोल में है तो वो 10-12%, 15% में आपका कॉस्ट ऑफ रिटेलिंग ऑनलाइन में हो जाता है। लेकिन वो सब जब होगा जब आप अपने आप को स्टेब्लिश कर लोगे। तो ये अगर आगे सबसे ज्यादा रिटेल में किसी को कोई अगर क्वेरी है कि भैया मेरे को कैसे रिटेल करना चाहिए, तो उसके लिए ओमनी चैनल सबसे सही है कि भैया आप ओमनी चैनल में अपना प्रेजेंस बनाओ। अगर कोई दुकान में आके ऑर्डर देके और वो बोलता है कि भैया मैं घर से आपका मैं मेरा घर पे डिलीवरी लूंगा, या वो घर से ऑर्डर देके बोलता है मैं दुकान से आके डिलीवरी लूंगा, या उसको कोई कलर दुकान में आके नहीं मिलता है तो वो बोलता है कि आप मेरे को घर में ये कलर डिलीवरी करा दीजिए। तो आगे जो चलने वाला है वर्ल्ड वाइड वो ओमनी चैनल चलने वाला है। और किसका चलेगा ओमनी चैनल? जिसके प्रोडक्ट में, प्राइस में, क्वालिटी में दम होगा, तो उसका ओमनी चैनल चलेगा। अच्छा, तो मतलब लेकिन रिटेल इंडस्ट्री को ये ऑनलाइन इंडस्ट्री से इतना ज्यादा थ्रेट नहीं है, या फिर जितने भी रिटेल शॉप्स हैं उनको सबको धीरे धीरे ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा सर? धीरे धीरे ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे, जो समय के साथ नहीं बदला वो खत्म हो गया। आज ब्लैकबेरी का एक तो फोन आता था, उन्होंने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला तो वो खत्म हो गए। तो जो भी लोग समय के साथ नहीं बदलेंगे, तो समय का आगे डिमांड यही है कि जब क्लिक ऑफ ए बटन अगर आपका ऑर्डर घर पे आता है, हाँ, तो कौन फिर, तो ये सारा मामला आगे ओमनी चैनल की तरफ जाएगा। तो हर इंसान जो रिटेल में है उसको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए ओमनी चैनल के लिए। तो V2 रिटेल का सर मैं जो पढ़ रहा था वो यही पढ़ रहा था कि 97 स्टोर्स हैं, 81 सिटीज में हैं, और मैंने देखा सबसे ज्यादा स्टोर्स आपके यूपी में हैं, करीब 26 स्टोर्स, बिहार में हैं 25 स्टोर्स, एंड उसके बाद आई थिंक आपके उड़ीसा में 15 स्टोर्स हैं। लेकिन मुझे ऑनलाइन कहीं पे भी ज्यादा ये नहीं मिला कि आपकी ब्रांड सारी की सारी ऑनलाइन बिक रही है। सो आर यू सेलिंग देम ऑनलाइन? ऑनलाइन मेरा v2cart.com बोल के आप अगर कभी भी अभी खोलेंगे तो मिलेगा। अच्छा, और मैं क्लेम कर सकता हूँ कि वी आर द चीपेस्ट एंड बेस्ट इन ऑनलाइन। अब धीरे धीरे कुछ टेक्निकल ग्लिचेज है वेबसाइट में, वो हम लोग दूर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हो सकता है ये ऑनलाइन में सबसे ज्यादा वैल्यू ब्रांड में सबसे बड़ा बन के निकले। तो आप कभी भी v2cart.com बोल के आप अगर लगाएंगे तो आपको ऑनलाइन में सारा मेरा प्रेजेंस दिखेगा। और हम लोग ऑलरेडी 1.5-2 साल से ऑनलाइन में कर रहे हैं। एक्सीलेंट। आखिरी सवाल, कई लोग जॉब में हैं सर, और उनको अंदर से लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, कभी परिवार की है, बच्चों की है, लोन है, और वो बाहर निकलना भी चाहते हैं, उनके अंदर टैलेंट भी है लेकिन दिशा नहीं मिल पाती। तो ऐसी सिचुएशन में एक इंसान को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो ना तो जॉब एंजॉय कर पा रहा है, ना जॉब को छोड़ पा रहा है, और छोड़ते ही कल से ही उसे लोन लेना पड़ सकता है अपने परिवार को चलाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे क्या सलाह देंगे सर? ऐसे सिचुएशन में कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए कि हम आज अगर ये काम छोड़ के और ये करना चाहते हैं तो इसमें रिस्क एलिमेंट क्या क्या है, प्रेडिक्शन क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है,
और उसके बाद आपका डिसीजन होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलूंगा कि कैलकुलेटेड रिस्क अपने को हमेशा जीवन में लेना पड़ेगा, अगर हम अपने जो दायरे हैं उसको क्रॉस करके कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा लेना पड़ेगा। पॉजिटिव लोग जब देश की कमान संभालेंगे तो डेफिनेटली देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा। एंड ना सिर्फ देश बदलेगा, ऐसे विचार जब घर घर में पहुंचेंगे तो ही कहीं ना कहीं बदलाव संभव। और बदलाव आता है दोस्तों, शुरुआत में हो सकता है हम सबको मुश्किल लगे बदलाव, लेकिन बदलाव 101% आता है। 21st सेंचुरी की संतान है और हम लोग एक लॉजिकल वर्ड बनाएंगे जो कि अपने जो पुरानी अपनी जो गलतियां रही है ह्यूमैनिटी की, वो दूर करके अपने एक नया सुंदर जीवन की परिकल्पना बनाएंगे। सो ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच रामचंद्र सर, इस इनविटेशन को स्वीकार करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और इतनी प्यारी प्यारी बातें शेयर करने के लिए। एंड डेफिनेटली हम आपकी इस मुहिम में आपके साथ हैं। जब भी आपको हमारी पूरी कम्युनिटी 1500-1600 लोग ज्वाइन किए हैं सर, लेकिन इस कम्युनिटी में 45,000 से ज्यादा लोग हैं और सभी लोग नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि समय का तकाजा, या कई बार ग्रुप पे हम मैसेज डाल देते हैं, ईमेल पे डाल देते हैं, बट ईमेल अगर किसी ने देखा नहीं है तो इतने लोगों को फोन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो थैंक यू सो मच सर, अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम सभी पे, ऐसे ही आपके ज्ञान के मोती बिखेरते रहें सर, और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मोटिवेट किया और मैं अच्छे अच्छे मैसेज अब एक्सपेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।